बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एस्केप फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट द माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करती है। मतलब कि आपके अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तबाह करता है। इस डिजीज को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये मोटर न्यूरॉन और मसल का मीटिंग पॉइंट होता है और यहाँ से न्यूरॉन की तरफ से सिग्नल मसल में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होते हैं। जो न्यूरॉन वाला होता है उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और जो कि मसल में होता है उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर वेजिकल्स होते हैं और इन वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होते हैं। जब इस न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आता है तो जैसे आप जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होती है। और जब ये डीपोलराइजेशन यहाँ लास्ट तक आ जाता है तो इस मेम्ब्रेन में वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि इस डीपोलराइजेशन से खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर आ जाता है। यही कैल्शियम अंदर मौजूद वेजिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा देते हैं और जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये वेजिकल खुल जाते हैं और इनके अंदर से एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जैसे ये रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये यहाँ से डिफ्यूज होके उसके पास चले जाते हैं। इसी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और यही एसिटाइलकोलिन जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन से मसल में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो एक आम और नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हो गई। लेकिन जब किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस होता है तो उसकी बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो कि आके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। और या इस मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन होता है जिसे मस्क कहते हैं और ये मस्क प्रोटीन इसी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये जो रिसेप्टर है इनकी मैकिंग को रेगुलेट करता है। ये एंटीबॉडीज जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है ये आके या तो इसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और या इसी मस्क एंजाइम के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो जब एसिटाइलकोलिन आता है तो उसको बाइंड होने के लिए स्पेस नहीं बचता या वो रिसेप्टर ही नहीं बचते, या अगर मस्क एंजाइम के ऊपर अटैच होता है तो भी रिसेप्टर ठीक तरह से नहीं बन पाते। दोनों सूरतों में न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर कम पड़ जाता है। तो इस न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है और जब ये कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है तो इससे मसल में वीकनेस पैदा हो जाती है। माइस्थीनिया ग्रेविस स्टार्ट में एक्स्ट्रा अकुलर और आईलिड मसल्स को इफेक्ट करता है और फिर उसके बाद नेक और लिम्स के मसल्स को इफेक्ट करता है और ये फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है जिनका एज 20 से लेकर 40 तक होता है।